Hello student, today we are going to start a new chapter, that is the second chapter of biotechnology unit, and it is the biotechnology and its application, or you can say application of biotechnology. As you already know, we have told earlier also, in the biotechnology we have the two chapters. First was principle and process, and the second one is application of biotech. In the principle and process chapter, we have mainly focused over the principles and processes of biotech, means how the work is being done, जीन ट्रांसफ़र कैसे होता है, क्या उसका प्रोसीजर है, वो हमने उस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा. नाउ उस जीन ट्रांसफ़र से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आज हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस फील्ड, ये चीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. दिस इज़ अ स्मॉल चैप्टर और प्योरली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें चलेंगे, और जिन जिन फील्ड में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया है, उनका एक आउटलाइन हमें यहाँ पर दिया है. ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स हम एडिशनल भी लेंगे, क्योंकि कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये बाद में डेवलप्ड हुए हैं और एग्जांपल्स पूछे भी जाते हैं. ठीक है, तो अलग अलग फील्ड ऑफ एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अगर हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें देखें कि किन किन फील्ड में हमने इनको अप्लाई किया है. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, जीन ट्रांसफर टेक्निक हैज़ बीन अप्लाइड इन मेनी डिफरेंट फील्ड्स, जिसमें से दो फील्ड सबसे अच्छे हैं, सबसे मेन है. वन इज़ एग्रीकल्चर. क्रॉप्स में, प्लांट्स में जीन ट्रांसफ़र. प्लांट में जीन ट्रांसफ़र टीआई प्लाज्मिड की आने के बाद इतना मुश्किल भी नहीं है. तो बहुत से प्लांट्स में, बहुत से क्रॉप्स में हमने जीन ट्रांसफ़र किए हैं और नई नई वैरायटीज़ बनाई हैं. उसके बाद एक और मेजर जो फील्ड है वो है मेडिकल फील्ड. मेडिकल साइंस में मेडिसिन फॉर्मेशन, डिजीज़ ट्रीटमेंट, कई जगहों पर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक यूज़ की है. और भी ऐसे छोटे छोटे फील्ड हैं जहाँ हम इनको अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, आरडीएनए फॉर्मेशन एंड जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हैव बीन अप्लाइड इन मैनी फील्ड्स. बहुत सारी फील्ड में हमने इसको अप्लाई किया, जैसे कि एग्रीकल्चर है, मेडिकल साइंस है, जो मैं आपको बता रहा था. एक तो एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है, मेडिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इस तरह के कई सारे फील्ड हो सकते हैं. एग्रीकल्चर या फूड साइंस भी कह सकते हैं. हम नई नई वैरायटी की क्रॉप्स बना रहे हैं ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी यील्ड बढ़े. ठीक है, मेडिकल साइंस. मेडिकल साइंस के साथ ही एक टर्म और आती है बायो फार्मास्यूटिकल. बायो फार्मास्यूटिकल्स क्या है? देखिए, फार्मास्यूटिक्स हम जानते हैं, फार्मा साइंस होती है साइंस ऑफ मेडिसिन फॉर्मेशन. ठीक है, और बायो फार्मा का मीनिंग ये है कि जब कोई मेडिसिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनाए तो उसे बायो फार्मा कहें. बायो वर्ड ऐड हुआ, इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा. तो बहुत सारी मेडिसिन आज भी हम ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके ही बना पाते हैं. तो जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो बायो फार्मा है. और मेडिकल में हमने सबसे ज़्यादा जीन ट्रांसफ़र इसी फील्ड में यूज़ किया. जैसे शुरुआत की थी हमने इंसुलिन से, कि ह्यूमन का इंसुलिन जीन हमने बैक्टीरिया ई कोलाई में ट्रांसफ़र किया, और ई कोलाई आज हमारे लिए इंसुलिन बना रहा है. तो वो ई कोलाई इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म और वो हमारे लिए एक मेडिसिन बना रहा है. इस तरह से और भी कई मेडिसिन के जीन हमने अलग अलग माइक्रोब्स में, ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किए और उनका कल्चर करके फिर उनसे मेडिसिन ऑब्टेन कर रहे हैं. और ये वो मेडिसिन है जिसको हम अदरवाइज़ किसी और मेथड से बना नहीं पाए, ऑब्टेन नहीं कर पाए. तो मेडिकल साइंस में इसका काफ़ी सारे एप्लीकेशन. इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट और कई तरह के एप्लीकेशन. ठीक है, बायो फार्मा इज़ वन ऑफ द मेजर बायो मेडिकल एप्लीकेशन. एनवायरमेंटल साइंस, पॉल्यूशन कंट्रोल. पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में आप देखिएगा, इकोलॉजी में भी हम सुनते हैं, ये पढ़ते आते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी हम पॉल्यूशन कंट्रोल में यूज़ करते हैं. बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, जहाँ ऑर्गेनिज्म की हेल्प से पॉल्यूशन कंट्रोल किया जाता है, इसको बायो रेमिडिएशन भी कहते हैं. रेमिडिएशन मतलब कोई चीज़ रिमूव करना, पॉल्यूटेंट रिमूव करना. बायो रेमिडिएशन मीन्स पॉल्यूशन कंट्रोल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हमने जीन ट्रांसफ़र करके कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाए हैं जो हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल में भी हेल्प कर सकते हैं. इस तरह से और भी अलग अलग तरह के फील्ड मिलेंगे हमें जहाँ हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक को यूज़ किया है. लेकिन इनमें जो सबसे मेजर हैं वो ये दो ग्रुप हैं, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन, मेडिकल एप्लीकेशन. एनसीईआरटी में हमें यही दो एप्लीकेशन पर मेनली डिस्कशन किया है. ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और बिल्कुल एनसीईआरटी की सीक्वेंस पे ही हम चलेंगे. ठीक है, मैंने कुछ ये फील्ड अलग अलग लिख रखा है और कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमसे ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ ली जाती है. ये कलर कोड्स दिए जाते हैं, ग्रीन बायोटेक, रेड बायोटेक, वाइट और ग्रे बायोटेक, ब्लू बायोटेक. ये जो कलर कोड्स हैं ये बायोटेक के फील्ड ऑफ एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. अब ग्रीन बायोटेक की ग्रीन कलर प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है. इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन को हम ग्रीन बायोटेक भी बोल सकते हैं.
देन रेड बायोटेक्नोलॉजी, रेड जो होता है वो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। सो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिकल साइंस, ये मेडिकल फील्ड है। और जो मैंने ये दोनों बात कही है वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ग्रीन और रेड बायोटेक्नोलॉजी इनका मेन एप्लीकेशन है। इसके अलावा जैसे वाइट और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कई सारी चीज़ें बनाने में आजकल हम रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसजेनिक यूज़ करने लगे हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में वाइट और ग्रे बायोटेक कहेंगे उसको। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू वर्ड वाटर को रिप्रेजेंट करता है, तो ब्लू बायोटेक, एप्लीकेशन बायोटेक इन मैराइन साइंस, ओशियंस, मैराइन साइंस, मैराइन ऑर्गेनिज्म, फिशेज, एल्गी और भी कई प्लांट्स, एनिमल्स, इनमें भी हम जीन ट्रांसफर से कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग फील्ड हो सकते हैं। सो I just told about you that various different fields are there where you can use this recombinant DNA technique. We can develop transgenic organism, but two major fields are the agricultural and medical, means green biotech and red biotech. अब NCERT में भी देखेंगे तो हमारा बेसिकली दो ही चैप्टर है, दो ही पार्ट है चैप्टर के, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिकल साइंस। ठीक है, तो पूरा इस एप्लीकेशन देखिए, इसको हम आगे के चैप्टर से भी कनेक्ट करें तो सबसे पहला हमारा काम होता है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म डेवलप कर, जो हमारा एम है उसके अकॉर्डिंग, जो हम मेडिसिन बनाना चाह रहे हैं, जो क्रॉप बनाना चाह रहे हैं। तो पहले तो जीन ट्रांसफर करके एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म डेवलप करेंगे, GMO। ठीक है, फिर अब उसको हम ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो ग्रो करे। माइक्रोब है तो बायोरिएक्टर में कल्चर करेंगे, कोई क्रॉप है तो उसको एग्रीकल्चर लैंड में लगाएंगे, उसको ग्रो करने की कंडीशन सूटेबल देंगे, फिर वो ग्रो करके हमारे लिए प्रोडक्ट बनाएगा। फिर उस प्रोडक्ट को हम, मैंने आपको बताया था, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होगी, प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद हमें यूजेबल फॉर्म में प्रोडक्ट मिलेगा। आप जब इस चैप्टर को NCERT में शुरू करेंगे तो यही एक आउटलाइन प्रोसेस दिया है कि हाउ यू कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम साथ साथ NCERT को जरूर लेते चलें, आपके पास भी NCERT होनी चाहिए। मैं अगर NCERT का केवल इसका फर्स्ट चैप्टर देखूं, जस्ट अ मिनट, जस्ट मिनट। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन का हमारा ये चैप्टर है। अब इसमें देखिए, ये मैंने सिर्फ जो अभी बात बताई है इनिशियली आपको इसी पैराग्राफ में यहाँ मिल जाएगी, पेज नंबर वट एवर इट इज़, ये जो पेज नंबर होगा बायोटेक का 207 पेज, ये यहाँ से चैप्टर शुरू होगा है आपके पास, सबके पास NCERT है। ठीक है, ये जो पैराग्राफ लिखा है ये जनरल बातें लिखी है कि किस तरह से बायोटेक काम आ सकती है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से फील्ड हैं। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर काम की, देखिए यहाँ लिख रखा है 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज, ये पैराग्राफ के एंड में लिखा 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर, ये 1 2 3 क्रिटिकल एरिया दिए। एक्चुअली इसमें कईयों को दिक्कत आती है समझने में, मैं वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। बाकी ये पैराग्राफ है, ये वही लिख रहा है कि हम इंडस्ट्री में, फार्मा में, फूड में, सब जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे 3 क्रिटिकल एरिया में क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, अब यहाँ लिखा बेस्ट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से यहाँ मतलब, कैटलिस्ट तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ कैटलिस्ट का मतलब है ऑर्गेनिज्म। आपने जीन ट्रांसफर करके एक ऑर्गेनिज्म तैयार किया और ये ऑर्गेनिज्म आपके लिए अब कुछ काम करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसको भी एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो कुछ काम कर रहा है, कुछ काम करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ए माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। कहने का मतलब हम यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से या तो कोई माइक्रोब या कोई और ऑर्गेनिज्म बनाए, उससे हमें कोई प्रोटीन, कोई एंजाइम मिलेगा और वो हमारे काम आएगा। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि हम बेस्ट कैटलिस्ट, एक रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म तैयार करें। ठीक है, उसके बाद क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, मतलब जो आपने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाया, अब उस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को ऑप्टिमम कंडीशन, बेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो काम कर सके, वो ग्रो करे, वो प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी से हम उसको ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे टू अ कैटलिस्ट टू एक्ट, मतलब वो काम कर सके। अब वो काम करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा। थर्ड चीज क्या हो गई, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। अब जो प्रोडक्ट बना दिया तब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होगी,
ठीक है, टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो प्रोटीन जो एंजाइम बना उसको प्यूरिफाई करके सेपरेट करें। तो हमारा बायोटेक को या इसका एप्लीकेशन जो है वो इसी तरह से रहेगा। सबसे पहले हम एक ऑर्गेनिज्म डेवलप करेंगे जिसको हम कैटलिस्ट भी कह रहे हैं। अब उसको फिर प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करके उसको ग्रो करेंगे और प्रोडक्ट बनाने के लिए कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। प्रोडक्ट बनने के बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से प्रोडक्ट को प्योरीफाई करके सेपरेट करेंगे और यूज़ करने लायक बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो पार्ट है, ये तीनों पॉइंट हैं, ये अच्छे से समझ में आने चाहिए एप्लीकेशन में क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो हम पहले अब उसी एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन पर आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही बात कर रहे थे। अब हमारा पहला पार्ट हम लेंगे इसके अंदर एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में हम बायोटेक का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ हमने किया है। देखिए, यहाँ एप्लीकेशन के चैप्टर में जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, हमने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, उनमें से कुछ मेजर एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। ये मत सोचिएगा कि ये जो हम बता रहे हैं ये सब के सब लार्ज स्केल पर यूज़ हो रही हैं या बड़े लेवल पर इसको ग्रो कर रहे हैं, मार्केट में भी मिल रहा है, ज़रूरी नहीं। कुछ ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट अब हम लार्ज स्केल पर बनाने लगे हैं, मार्केट में भी आने लगे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट हैं जो लैब लेवल तक बने हैं। ठीक है, उन पर एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, अच्छे हैं, लेकिन अभी वो लार्ज स्केल पर यूज़ करने में नहीं आए हैं। एक्चुअली बायोटेक प्रोडक्ट में परमिशन से लेकर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो हम जो बता रहे हैं, जो बनाए वो बता रहे हैं। इट डजंट मीन कि वो आपको मार्केट में मिल जाए। कुछ मिल भी सकते हैं, कुछ अभी नहीं भी मिलेंगे। कुछ कंट्री में मिलते हैं, कुछ कंट्री में नहीं भी मिलते हैं। ये कंट्री टू कंट्री परमिशन के बेस पर चलेगी सारी चीज़ें। ओके, ठीक है। अब देखो, एग्रीकल्चर को पहले हम समझें कि आखिर हम बायोटेक या जीन ट्रांसफर को क्यों यूज़ करें, क्या पर्पज़ है हमारा। तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड में इस समय एग्रीकल्चर के हमें अलग अलग मोड मिलते हैं। एंड 3 मेजर मोड ऑफ एग्रीकल्चर आर देयर। 3 तरह की एग्रीकल्चर पूरे वर्ल्ड में आज की तारीख में है। सबसे पहला 3 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आर देयर। सबसे पहले है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और तीसरा एक नया मेथड है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, 3 डिफरेंट वे हैं, एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड जेनेटिकल इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इनमें से भी सबसे पहला जो एग्रोकेमिकल, मतलब एक ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें खूब सारे केमिकल काम आते हैं। एग्रीकल्चर में 2 मेजर कैटेगरी के केमिकल्स यूज होते हैं। वन आर द पेस्टिसाइड, अनदर वन इज बायो फर्टिलाइजर। तो पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा काम आती हैं और आज एग्रीकल्चर में लार्ज स्केल पर यूज़ होती हैं। इनका एडवांटेज भी है, ये फर्टिलाइज़र हमारी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं सॉइल की, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और पेस्टिसाइड पेस्ट रिमूव करने में काम आते हैं, जिससे कि हमारे लॉसेस कम होते हैं, और दोनों का ओवरऑल इफेक्ट ये कि हमारी यील्ड बढ़ती है। एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर ही एट प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड का मेन एग्रीकल्चर है, और हमारा जो मेजर फूड है वो इसी से आता है। एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर की बहुत अच्छे से प्रॉपर शुरुआत, तो इसकी विधिवत शुरुआत मानी जाती है ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो जब हम ये एग्रोकेमिकल की बात करेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन ज़रूर आता है। ठीक है, 1960s में इंडिया में 1960 से लेकर 1970 के 10 सालों में ये जो पीरियड है ये इंडियन एग्रीकल्चर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। एंड दिस इज़ द ड्यूरेशन व्हेन द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज बिगन इन इंडिया। तो ये वो टाइम है जब इंडिया ने अपने एग्रीकल्चर में खूब प्रोग्रेस करी और खूब प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। ये ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये आगे और भी चैप्टर्स में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हम छोटी क्लासेस से भी सुनते आ रहे हैं, और ग्रीन रेवोल्यूशन में जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के अलग अलग तरीके थे, उनमें से एक तरीका था केमिकल का यूज़। ग्रीन रेवोल्यूशन जब किया गया उस दौरान इंडिया का एग्रीकल्चर 3 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ गया, हमारी प्रोडक्टिविटी मोर देन 3 टाइम्स हो गई। ठीक है, और प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने ऐसा क्या किया कि प्रोडक्शन बढ़ा, तो उसके 3 रीज़न दिए जाते हैं। एक्चुअली एक चैप्टर आपके कोर्स में और है प्लांट ब्रीडिंग का। ठीक है, उसमें भी ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा। यहाँ पर भी दे रखा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में 3 ऐसे काम किए गए जिसकी वजह से उस समय प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, जिसमें सबसे पहला था एक्सेसिव यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स। उस समय, उससे पहले केमिकल एग्रीकल्चर में पहले यूज़ होता था, लेकिन इतना नहीं होता था। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने बिल्कुल प्लानिंग के साथ फार्मर्स को बाकायदा ट्रेनिंग दी, सिखाया है कि फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ करना है, कब कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, पेस्टिसाइड कब कौन सा यूज़ करना है, और केमिकल का अमाउंट काफ़ी बढ़ा दिया, और लार्ज स्केल में एग्रोकेमिकल यूज़ होने लगा। जब इतना एग्रोकेमिकल यूज़ होने लगा
तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये रहा कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और तब से लेकर आज तक एग्रीकल्चर में जो इतना लार्ज स्केल में आज केमिकल यूज होता है, उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत उस ग्रीन रिवोल्यूशन से ही हुई। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ने का एक रीजन तो क्या हुआ, केमिकल, एग्रोकेमिकल का यूज। दूसरा है बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर का हमारा मैनेजमेंट था, एग्रीकल्चर करने का जो तरीका था, ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले एग्रीकल्चर बड़े पुराने तरीके से होता था, जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके, हल चला रहे हैं, एनिमल्स का यूज कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद मशीनरी आई, ट्रैक्टर्स आ गए, और भी मशीनरी, हार्वेस्टर्स आ गए, और इनसे हमारा एफिशिएंसी बढ़ गई। हाँ, और सीड का अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, हाई अच्छी वैरायटी के सीड मिलने लगे, वाटर इरिगेशन डैम्स वगैरह बने। तो ये सब मैनेजमेंट प्रैक्टिस में आता है। तो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया गया, फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई, मशीनरी बढ़ाई गई, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ी। हमने केमिकल यूज़ किया जिससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और उसके बाद तीसरा और आखिरी कारण है यूज़ ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज़। 1960s के दौरान कुछ ऐसी व्हीट में, राइस में, और भी जो क्रॉप्स हैं, कुछ ऐसी हाइब्रिड वेराइटी बनाई गई जिनसे कि एग्रीकल्चर बढ़ा। ठीक है, तो हाइब्रिड वेराइटीज़ ली गई नॉर्मन बोरलॉग का, और इंडिया के रेफरेंस में हम स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन का नाम सुनते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो इन्होंने कुछ अच्छी नई नई वेराइटी डेवलप करी। तो वो हाई यील्डिंग वेराइटी थी, डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी थी, तो हाई यील्डिंग वेराइटी आ गई। हमने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज़ किए, हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ। तो इन सब के 3 तरफा प्रयासों से ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, और 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा। तो मैंने ये ग्रीन रिवोल्यूशन का थोड़ा सा डिस्कशन इसलिए किया आपसे कि जब हम आज कह रहे हैं कि हमारी मेन एग्रीकल्चर एग्रोकेमिकल है, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत उस ग्रीन रिवोल्यूशन से ही हुई है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिख भी रखा है, ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीडेड बिकॉज यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो मैंने आपको भी बताया, देन एग्रोकेमिकल्स जो केमिकल यूज हुए वो, एंड इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, अच्छी अच्छी हाई यील्डिंग इम्प्रूव्ड वेराइटी यूज करना। इन 3 रीजन की वजह से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रीन रिवोल्यूशन में काफ़ी बड़ा, मोर देन 3 टाइम्स। और उसी एग्रोकेमिकल जो आज हमारा मेन एग्रीकल्चर है, उसमें कहीं ना कहीं इसका बड़ा रोल है। लेकिन देखिए हुआ क्या, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, अब केमिकल का हार्मफुल इफेक्ट हमें दिखने लगा। हमने बहुत केमिकल यूज़ करना शुरू किया। धीरे धीरे हमें समझ में आया कि केमिकल बहुत हार्मफुल है। ये हमारे फूड चेन में एंटर कर गया, सॉइल खराब हो गई, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड के थ्रू ये एनिमल्स में आ गया। बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, आप इकोलॉजी में पढ़ोगे, फूड चेन वगैरह। तो ये आगे से आगे ट्रांसफ़र हुआ, और ह्यूमन बॉडी में और हर किसी की बॉडी में भी एक्यूमुलेट होने लगे। इनके नुकसान ये हुए कि ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशंस हुए, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए, कैंसर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। तो केमिकल्स के हैजार्डियस हार्मफुल इफेक्ट हमें दिखे, और हमें रियलाइज़ हुआ कि इतना केमिकल ठीक नहीं है। तो वापस अब हम आज मॉडर्न कंसेप्ट देखिए कि आज हम वापस केमिकल से दूर जा रहे हैं, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, नेचुरल मेथड पर जा रहे हैं वापस। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया डालने की बजाय हम बायो फर्टिलाइजर गोबर डालें। ठीक है, ऐसे पेस्टिसाइड जो केमिकल पेस्टिसाइड जो जहर होते हैं, उनकी बजाय हम बायो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं। तो आज हमें केमिकल के हार्मफुल इफेक्ट के बाद, इतने सालों तक यूज़ करने के बाद, और जब इसके हार्मफुल रिजल्ट देखे, तब हम वापस अब केमिकल कम कर रहे हैं। आज अब देखिए मार्केट में आपको कई बार ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती है। व्हाट इज दिस ऑर्गेनिक? वी हैव द सेकंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। दिस इज द इको फ्रेंडली नेचुरल पैटर्न एग्रीकल्चर, जो शायद पहले हम यही करते थे, वापस वहीं लौट गए हम। ठीक है, या हम केमिकल फ्री एग्रीकल्चर करते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आता है, आज हर चीज़ ऑर्गेनिक अलग आती है। वीट लेने जाओगे ऑर्गेनिक भी है, नॉर्मल भी है। ऑर्गेनिक वाला थोड़ा महंगा आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजर वगैरह सब ये नेचुरल डलता है, थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा आती है। ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल पर हेक्टेयर हमारी प्रोडक्टिविटी इसकी थोड़ी कम है, थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए ये महंगे पड़ते हैं। एग्रोकेमिकल वाले में पर हेक्टेयर यील्ड हमारी बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन इसके नुकसान बहुत हैं। तो धीरे धीरे नेचर वापस, वर्ल्ड के लोग ज़्यादातर अब वापस हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे भी जा रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारा इनमें भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो अब एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का एक नया कंसेप्ट आया, नया क्या बल्कि ये तो पुराना ही है जो हम वापस लेके आए, और अब धीरे धीरे ये भी आ रहा है। तो आज की तारीख में भी एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो मेन तो एग्रोकेमिकल ही है, लेकिन अब धीरे धीरे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी काफ़ी होने लगी। तो ये 2 तो तरीके हैं ही एग्रीकल्चर के जो हम यूज़ कर रहे हैं। बट नाउ वी हैव अ थर्ड एग्रीकल्चर मेथड ऑल्सो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स बेस्ड एग्रीकल्चर।
एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द फ्यूचर एग्रीकल्चर। अभी ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये फ्यूचर का एग्रीकल्चर तरीका माना जा रहा है। अब हम एग्रीकल्चर में जीएम क्रॉप यूज़ करें, जीन ट्रांसफ़र करके हम कोई अच्छी वैरायटी बनाएं, फिर उसको यूज़ करें। जीएम क्रॉप्स, इसको जीएम क्रॉप कहते हैं। एनसीईआरटी में इनका एक और कॉमन नेम दिया, टेलर मेड प्लांट। टेलर मेड प्लांट का मतलब है डिजायर्ड प्लांट। हमारी इच्छा, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हम उसमें जीन वीन ट्रांसफ़र करके हम अपनी चॉइस का ऑर्गेनिज्म प्लांट बना दें और एक नई नई क्रॉप वैरायटी बना सकते। जीन ट्रांसफ़र करके हम ऐसी ऐसी वैरायटी बना सकते हैं जो यूं तो आप कभी बना ही नहीं सकते। कई बार तो दो दो क्रॉप का काम एक ही क्रॉप में हो जाए, ऐसा भी किया जा सकता है। तो इससे कई नई चीज़ें बन सकती है, नो डाउट। हालांकि जीन ट्रांसफ़र भी नेचुरल नहीं है, और एक का जीन दूसरे में ट्रांसफ़र करने का मतलब आप नेचर की दोनों स्पीशीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हो, नेचुरल जीनोम खराब कर रहे हैं। तो ये चीज़ आगे जाकर जेनेटिकल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करेगी। तो ये ध्यान रखना, जीन ट्रांसफ़र कोई हमेशा अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। आप एक ऑर्गेनिज्म का जीनोम डिस्टर्ब कर देते हो जो नेचर के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ठीक है। और इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी और जीन ट्रांसफ़र टेक्निक के अपने क्रिटिसिज्म है, इनके अपने नुकसान हैं। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बहुत अगर हम लिमिटेड वे में इसको यूज़ करें तो हम इससे कुछ अच्छी चीज़ें ला सकते हैं, ठीक है। जीएम क्रॉप का यूज़ करना, अभी भी ये एग्रीकल्चर बिल्कुल अर्ली स्टेज में है। हमने जीन ट्रांसफ़र से थोड़ी बहुत क्रॉप्स बनाई हैं, लेकिन उनमें से भी बहुत थोड़ी सी हैं जो हम लार्ज स्केल पे यूज़ कर रहे हैं। बाकी अभी जो बनाई हैं वो सारी लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं होती हैं। इनको बहुत टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, इनका पूरा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव देखने के बाद ही हम इस पर आगे कुछ डिसीजन लें, क्योंकि जीन ट्रांसफ़र का नेचुरल खतरा भी बहुत है और इसी डर की वजह से ये भी बहुत ज़्यादा फ्री फ्रैंक होकर के यूज़ नहीं की जा रही। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये एक फ्यूचर एग्रीकल्चर है जो आगे आने वाले टाइम में हमारे एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनेगा। एक्चुअली इसके पीछे एक रीज़न और भी है। जैसे आप देखिए, हमने ग्रीन रिवोल्यूशन में प्रोडक्शन बढ़ाया, उस समय के कारण ये थे। अब इसमें केमिकल यूज़ किया है, मशीनरी यूज़ करी। अब देखो जितनी मॉडर्नाइज मशीनरी आनी आ गई और हम यूज़ कर ही रहे हैं, तो हमारी एफिशिएंसी काफ़ी हमने वैसे बढ़ा ली मशीनों से। उसके अलावा केमिकल्स तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वैसे भी, और बल्कि वो तो हमें कम करने पड़ रहे हैं। और इम्प्रूव्ड वैरायटी, नई नई जो एग्रीकल्चर वैरायटी, क्रॉप वैरायटी जो बनाई है वो भी ला रहे हैं और भी ला रहे हैं। लेकिन देखो क्या है, नई वैरायटी ला करके एक लिमिट है हमारे पास। अब क्या हुआ, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन से जितना फूड बढ़ा तो पॉपुलेशन भी तो बढ़ती गई, और पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा था वो भी अब धीरे धीरे कम पड़ने लगा, और हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने की और ज़रूरत हुई। अब और प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं? एग्रो केमिकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उल्टा तो हमें कम करना है। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। अगर हम और प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़, नई नई वेराइटी लाओ जिससे कि हमारी यील्ड बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े। और आप देखें हमारी जो क्रॉप वेराइटीज़ बनती कैसे है, एग्रीकल्चर में नई क्रॉप वेराइटीज़ बनाने का मेथड क्या है, उसी से आपको जीएम क्रॉप की वैलिडिटी भी समझ में आएगी। आज भी हम ट्रेडिशनल मेथड से नई वैरायटी बनाते हैं एग्रीकल्चर में, गेहूँ की, चावल की, वीट, नई नई वैरायटी जो आती हैं। हमारा ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड है हाइब्रिडाइजेशन। हम दो अलग अलग अच्छी अच्छी वैरायटी को क्रॉस करके उनके अच्छे करेक्टर एक में कंबाइन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। इसको कहते हैं ब्रीडिंग टेक्निक, जो मेंडल से शुरू हुई है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड। तो हाइब्रिडाइजेशन से बनाते हैं, प्लांट को क्रॉस करके अच्छे अच्छे करेक्टर हाइब्रिड एक ऑफस्प्रिंग में कंबाइन करके उस ऐसे नई वैरायटी हम यूज़ करते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन से जो नई वैरायटी बनती है, जैसे एम.एस. स्वामीनाथन वगैरह इन्होंने भी जो किया, तो उसमें क्रॉसिंग करी गई। हाइब्रिडाइजेशन से नई वैरायटी बनती है और वो आती भी यूज़। लेकिन यहाँ जीएम क्रॉप का दावा ये है कि आप हाइब्रिडाइजेशन से जो नई वैरायटी बनाते हो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसके तो कुछ ड्रॉबैक है, टाइम बहुत लगता है, और हम उसकी बजाय ज़्यादा बेटर वे में काम कर सकते हैं। तो आज हमें एक तो चीज़ पहले पता है कि अब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें नई नई वैरायटी पे डिपेंडेंट रहना होगा, और सब काम हम कर चुके। और नई वैरायटी बनाने का एक मेथड जो हमारा ट्रेडिशनल चला आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस के थ्रू। अब उस मेथड की कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से अब एक नया चीज़ आया है कि हम जीन ट्रांसफ़र करके नई वैरायटी बनाएं, और इसीलिए ये फ्यूचर एग्रीकल्चर बोला जा रहा है। ठीक है, देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जब आप क्रॉस करके दोनों प्लांट के अच्छे करेक्टर एक प्रोजेनी में कंबाइन करके नई वैरायटी के रूप में रिलीज करेंगे, तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। एक वैरायटी हाइब्रिडाइजेशन मेथड से एक वैरायटी बनाने में 10 to 15 ईयर्स लगते हैं।
मतलब आज अगर आपको कोई केक, हमने एक वीट की नई वैरायटी बनाई है तो उसको बनाने का प्रोसेस 10 साल पहले शुरू हुआ होगा। क्योंकि क्या होता है, देखो प्लांट की अपना लाइफ स्पान है, साल में एक बार ही तो वो रिप्रोड्यूस करके सीड्स बनेंगे, तो क्रॉस करते हैं। जैसे मेंडल ने F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ऐसे F5 F6 5 6 जनरेशन तक काम चलता है, तब जाकर अच्छी वैरायटी बनती है। फिर उसकी टेस्टिंग होती है 2 3 4 साल कि वाकई में वो अच्छी वैरायटी है या नहीं है। तो एक नई वैरायटी हाइब्रिडाइजेशन से बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एक तो ये। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन से आप कर क्या रहे हो, क्रॉस करके दोनों प्लांट के अच्छे करेक्टर एक में कंबाइन किए, लेकिन ये कोई परमानेंट नहीं हुए। जब फार्मर उसको ग्रो करेगा तो उस प्रोजेनी के जब आगे प्रोजेनी बनेंगे तो सेग्रीगेशन असोर्टमेंट तो चलेगा। तो जो अच्छे करेक्टर आपने एक में कंबाइन किए, धीरे धीरे वो वापस बिखरने लगेंगे, तो आगे की प्रोजेनी में ये बिखरने लगते हैं। इसलिए कोई भी हाइब्रिड वैरायटी जिंदगी भर नहीं चलती, कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के बाद वो उतनी बढ़िया नहीं रहती, उसके सारे करेक्टर स्कैटर्ड हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो दोबारा बनानी पड़ती है। मतलब इतने सालों में तो बनेगी, फिर भी परमानेंट नहीं बनती है। ये नुकसान बता रहा हूँ मैं हाइब्रिडाइजेशन के। और तीसरी चीज ये कि हाइब्रिडाइजेशन में जब आप दो प्लांट का क्रॉस करते हो तो इसके और उसके अच्छे करेक्टर कंबाइन करने के लिए कर रहे हो, लेकिन सारे करेक्टर अच्छे थोड़ी होते हैं, कुछ करेक्टर हार्मफुल भी है, बेकार भी है, रिसेसिव भी है। तो जब आप दो प्लांट का क्रॉस करोगे तो अच्छे डिजायर्ड करेक्टर के साथ साथ कई सारे हार्मफुल करेक्टर भी तो कंबाइन होंगे, तो न चाहते हुए भी कई अनवांटेड करेक्टर भी साथ आ जाते हैं, क्योंकि आपने तो पूरे प्लांट का क्रॉस किया, पूरा जीनोम मिक्स हुआ है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमारा नई वैरायटी बनाने का सबसे पुराना तरीका है। ठीक है, लेकिन इसकी ये 3 ड्रॉबैक हमेशा रहते हैं। सबसे पहला टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी चीज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ में दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है कि ये वैरायटी टेम्परेरी बनती है। और तीसरी चीज ये है कि अनवांटेड करेक्टर भी मिक्स होते हैं। आधी बात समझ में? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इस वजह से अब नया एक तरीका हम ला रहे हैं कि हम जीन ट्रांसफर से नई क्रॉप बनाए। तो जीएम क्रॉप बनाने में वो तीनों ड्रॉबैक दूर कर सकते हो। जीएम क्रॉप बनाने में टाइम कम लगता है, विद इन फ्यू मंथ ये तैयार हो जाती है, कोई 10-15 साल नहीं लग रहे, टाइम कम लगता है। फिर ये बनती परमानेंट है, वो टेम्परेरी बन रही थी, वापस बिखर जाते, वापस करें, वैरायटी नॉर्मल हो जाती है, अच्छी वैरायटी जो बनाई थी। लेकिन इसमें नहीं होगा। आपने इसमें क्या करा, एक जीन ला करके उसके जीनोम में जोड़ दिया, तो जीन तो परमानेंट ट्रांसफर हुआ, इसलिए ये वैरायटी वापस कभी खराब नहीं होगी, ये हमेशा ऐसी रहेगी, परमानेंट वैरायटी बनेगी। और तीसरी चीज है, कोई अनवांटेड करेक्टर नहीं आएगा। पहले तो हम दो प्लांट क्रॉस कर रहे हैं तो उसके कुछ खराब रिसेसिव करेक्टर भी आ गए, अब नहीं आएंगे। हमें जो जीन चाहिए, हमें जो करेक्टर चाहिए, केवल वही तो जीन ला के ट्रांसफर किया है, तो कोई अनवांटेड फीचर नहीं आएगा। तो जो 3 ड्रॉबैक आपको हाइब्रिडाइजेशन के मैंने बताए, वो हम जीन ट्रांसफर और जीएम क्रॉप में दूर कर सकते हैं। ये बात अलग है कि जीएम क्रॉप के अपने नुकसान हैं, उस पर हम चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये एक हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव है कि हम जो हाइब्रिडाइजेशन से नई नई वैरायटी बनाकर काम चला रहे हैं, उसकी बजाय हम जीन ट्रांसफर से अगर ये वैरायटी बनाते हैं तो हमारे लिए कम टाइम में ज़्यादा अच्छी वैरायटी बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये एक अलग से कैंडिडेट और है, ये एक नया एग्रीकल्चर मेथड है जो आने वाले टाइम में हम हो सकता और भी अच्छे से यूज़ कर पाएँ। समझ गए? ठीक है, तो ये तो मैंने एग्रीकल्चर का एक जनरल एस्पेक्ट आपको बताया कि क्यों हम आखिर जीन ट्रांसफर से जीएम क्रॉप बनाए, टेलर मेड प्लांट बनाए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की वैरायटी का ड्रॉबैक। अब देखिए एनसीईआरटी में भी आपको थोड़ा बहुत ये डिस्कशन मिलेगा, मैं थोड़ा वो भी दिखा दूं आपको एक बार कि एनसीईआरटी के अंदर जब हम वापस चैप्टर पे चलें तो ये देखिए एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसके अंदर वही 3 तरह के एग्रीकल्चर हैं, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, अगले पेज पे चलते हैं। फिर देखिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक बात। अब ये जो पैराग्राफ लिखा है पूरा, ये ग्रीन रिवोल्यूशन और उस दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ वही बातें लिख रखी हैं। ठीक है, अब जैसे इसको अगर आप पढ़ भी लें, ये जो पूरा पैराग्राफ है, द ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, ट्रिपलिंग 3 टाइम्स हो गया, ग्रीन रिवोल्यूशन में प्रोडक्शन बढ़ गया हमारा। ठीक है, बट yet it was not enough to feed growing human population। ग्रीन रिवोल्यूशन में 3 गुना हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, फिर भी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि वो अभी भी सफिशिएंट नहीं हो पाता। ठीक है, इंक्रीज्ड यील्ड हैव पार्टली बीन ड्यू टू द, अब देखो रीजन बता रहा है, ये अंडरलाइन भी कर लेना अपने बुक में, यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी, मतलब अच्छे नई नई वेराइटी यूज की गई थी, इस कारण से बढ़ा है। बट
mainly due to the use of better management practice and use of agrochemicals, fertilizer and pesticide। ठीक है, तो इम्प्रूव्ड वैरायटी भी यूज की गई, इसके साथ साथ उस समय जो है हमने बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस और एग्रोकेमिकल्स काफी यूज किए, जिससे भी प्रोडक्शन बढ़ा। हाउएवर फॉर फार्मर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली बात है, केमिकल्स एक्सपेंसिव हैं, एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग, मतलब हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से हम नई वैरायटी बना करके और अगर हम बढ़ाएं तो ये अब ज्यादा पॉसिबल नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के अपने ड्रॉबैक हैं। ठीक है, इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो दैट फार्मर्स में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड। अब ये एक सिंपल जनरल बात करा कि भाई जब हमारे जो कन्वेंशनल मेथड हैं वो अगर अब सफिशिएंट नहीं है, उनसे हम टाइम कंज्यूमिंग है, वैरायटी बनाने में भी टाइम लगता है, परमानेंट नहीं बनती, तो क्या कोई और मेथड हो सकता है? हम जेनेटिक्स को और बायोटेक्नोलॉजी को इनको यूज करके कोई और मेथड बता सकते हैं, वही चीज यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स? क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम फर्टिलाइजर केमिकल्स कम यूज कर पाए, सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट आर रिड्यूस्ड? ठीक है, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज द पॉसिबल सॉल्यूशन। ये जीएम क्रॉप क्यों लाएं, उसको जवाब दे रहा है कि हमारे पास जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेथड से वैरायटी बनाने का जो तरीका है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, या फिर जो हम केमिकल्स फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं जो नुकसान इससे हो रहा है, इन सब का एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है कि हम जीएम क्रॉप्स की तरफ जाएं। ये इस चीज को कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी अब इसके बारे में आगे और दिया हुआ है, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हम सभी जानते हैं जीएमओ है। एंड जीएम प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज। अब जीएम क्रॉप्स किन किन पर्पज से बनाए गए हैं, ये कुछ यहाँ पर पर्पज लिखे हैं। ठीक है, इस पर तो मैं एप्लीकेशन पर बाद में आएंगे। ठीक है, इन्होंने तो बस लिस्ट बना दी है, हम इसको थोड़ा सा एलिबोरेट करके समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन। अच्छा, एक और चीज जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन से और जीन ट्रांसफर का कंपैरिजन बताया, वो तो आपके इस एप्लीकेशन वाले चैप्टर में है ही नहीं एनसीईआरटी में, वो आपके पिछले चैप्टर में था, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में चैप्टर के सेकंड पेज पे देखिएगा, वहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक के ठीक बाद में, और उस एक पैराग्राफ में हाइब्रिडाइजेशन और जीन ट्रांसफर का कंपैरिजन है। ठीक है, जो मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि हाइब्रिडाइजेशन में टाइम बहुत लगता है, टेम्परेरी बनता है वैरायटी, और अनवांटेड करेक्टर आ जाते हैं, जबकि हम जीन ट्रांसफर करेंगे तो कम टाइम में बन जाएगा, कोई परमानेंट वैरायटी बनेगी और कोई अनवांटेड फीचर नहीं आएंगे। ये जो कंपैरिजन है ये आपके पिछले चैप्टर में ऑलरेडी एक पैराग्राफ में है, वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि अभी जीएम क्रॉप बनाने से हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सी चीजें ठीक कर सकते हैं। हालांकि जीएम क्रॉप पर भी सोचना पड़ेगा कि इनसे कहीं ज्यादा नुकसान तो नहीं है, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। अब जीएम क्रॉप हमने किन किन पर्पज से बनाई, हमारा मोटो क्या था, तो कुछ मेन एप्लीकेशन फील्ड लेंगे। एनसीईआरटी ने तो एक लिस्ट दे रखी है, लेकिन हम जो है कुछ मेजर एप्लीकेशन और उनके एक एक दो एग्जाम्पल जो एग्जाम आ चुके हैं उन पर बात करेंगे। तो जीएम क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड। जीएम क्रॉप्स किस किस पर्पज से बनाई गई है, उनके कुछ 5-6 एप्लीकेशन लेंगे हम, जिसमें से 2 एप्लीकेशन को एनसीईआरटी ने बहुत डिटेल में दिया है, बाकी के केवल आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे सबसे पहला एप्लीकेशन है टू एनहांस न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड। ठीक है, ये हमारा पहला एप्लीकेशन है कि हम एक ऐसी क्रॉप तैयार करें जिससे उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा हो। न्यूट्रिशनल या यील्ड बढ़ाने की बजाय क्वालिटी बढ़ा रही, न्यूट्रिशनल क्वालिटी। ठीक है, कि कुछ ज्यादा न्यूट्रिएंट मिले, ऐसा कुछ किया जाए कि 2 क्रॉप के न्यूट्रिएंट एक ही में आ जाए। और ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल भी बनाए हैं हमारे पास। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। ये ध्यान रखना, गोल्डन राइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है। गोल्डन राइस ये जो है ये विटामिन ए रिच राइस होता है, रिच इन विटामिन ए। जबकि हम जानते हैं राइस एक जो हमारी क्रॉप है वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट रिच होती है, उसमें हमने विटामिन ए का सोर्स बढ़ाया। किया गया, आप जानते हैं विटामिन ए आपने सुना होगा कैरोटीन पिगमेंट प्लांट्स के, येलो गोल्डन कलर के कैरोटीन पिगमेंट, बीटा कैरोटीन वगैरह फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। कैरोटीन पिगमेंट एनिमल्स में विटामिन ए का प्रिकर्सर है। जब हम कैरोटीन खाते हैं तो एक कैरोटीन मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल विटामिन ए के बनते हैं। इसीलिए आप देखिए कैरेट जिसमें कैरोटीन काफ़ी अच्छा है,
वो विटामिन ए रिच है। कैरेट में डायरेक्ट विटामिन ए नहीं है, उसमें कैरोटीन है। वो आप खाते हो कैरोटीन, जो हमारी बॉडी में जाकर के विटामिन ए बनाता है। वही कैरोटीन के जीन हमने राइस में डाल दिए, ठीक है। हुआ क्या, कैरोटीन येलो गोल्डन कलर का पिगमेंट है, तो कैरोटीन जीन वाज ट्रांसफर्ड, और उस कैरोटीन की वजह से राइस का कलर व्हाइट से गोल्डन हो गया, ठीक है। फायदा क्या हुआ, राइस में जितना स्टार्च पहले हुआ करता था उतना ही है, स्टार्च कम नहीं हुआ, बल्कि एक्स्ट्रा एक न्यूट्रिएंट और बढ़ गया, विटामिन ए। तो अब ये राइस हमारे लिए दो काम कर रहा है, हमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रोवाइड कर रहा है, विटामिन ए भी प्रोवाइड कर रहा है। आपको विटामिन ए के लिए अलग से कुछ खाने की शायद जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो दो क्रॉप का काम एक तरह से, तो ये न्यूट्रिएंटली इम्प्रूव किया गया राइस है, गोल्डन राइस। इस पर काफ़ी और बार बार क्वेश्चन आता रहता है। कैरोटीन जीन ट्रांसफर करके विटामिन ए रिच बनाया गया। ऐसे एक और एग्जांपल प्रोटीन रिच पोटैटो का बनता है। पोटैटो भी हम जानते हैं स्टार्च रिच होते हैं, ठीक है, स्टार्च ही मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। अब उन पोटैटो में भी कुछ यूजफुल प्रोटीन के जीन ट्रांसफर कर दिए। पोटैटो एक इजी अवेलेबल और चीपेस्ट सोर्स ऑफ वेजिटेबल कहा जा सकता है, चीपेस्ट गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो पोटैटो आराम से मिल भी जाता है और लगभग हर तरह के पर्सन पोटैटो अफोर्ड कर लेते हैं। फायदा क्या हुआ, इसी में हमने प्रोटीन का जीन ट्रांसफर कर दिया, तो अब स्टार्च के साथ साथ लोगों को इसमें प्रोटीन भी मिलने लग गया। और वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा मेल न्यूट्रिशन है प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, उसको ओवरकम करने में ये बहुत काम आएंगे। प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन को ठीक करने में काम आ सकते हैं, जो क्वाशार्कर मारास्मस सुने होंगे आपने, ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट, प्रोटीन की बड़ी जरूरत रहती है, तो ये एक सोर्स हो सकता है। गोल्डन राइस पे तो क्वेश्चन भी आया हुआ है कि विच ट्रांसजेनिक क्रॉप कैन बी यूज टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन डेवलपिंग कंट्री, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। अब इनडायरेक्ट वे में पूछा है नाइट ब्लाइंडनेस इन डेवलपिंग कंट्री, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से हो रहा है, हम जानते हैं नाइट ब्लाइंडनेस में एक रीजन है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। तो ये जो ट्रांसजेनिक क्रॉप गोल्डन राइस है, ये विटामिन ए प्रोवाइड कर रही है, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस को ओवरकम करने में काम आ सकती है, ठीक है। दोनों एग्जांपल ध्यान रखने, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हम जीएम क्रॉप बनाए। अब देखिए, आप क्रॉस करवा के दो प्लांट का क्रॉस करके कभी ये वैरायटी नहीं ला सकते थे। राइस में आप कैरोटीन नहीं ला सकते थे, पोटैटो में आप प्रोटीन नहीं ला सकते थे। सिंपल सी बात है, ये तभी पॉसिबल है जब आप जीन ट्रांसफर करोगे। तो जीन ट्रांसफर करके ट्रांसजेनिक क्रॉप जो बना रहे हैं, ये तो हमारी ऐसी क्रॉप है जो हम कभी भी क्रॉस करके हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और देखते हैं अगला एप्लीकेशन, टू डेवलप हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। नेक्स्ट एप्लीकेशन हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, ठीक है। हर्बिसाइड हम जानते हैं केमिकल है, वीडिसाइड या हर्बिसाइड कहते हैं। एग्रीकल्चर में हर्बिसाइड या वीडिसाइड का जो रोल है, ये जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हमारी मेन क्रॉप के साथ साथ अनवांटेड बहुत सारी वीड और हर्ब्स ग्रो हो जाती है। अब ये अनवांटेड प्लांट जो ग्रो होते हैं, ये हमारी मेन क्रॉप के साथ कॉम्पीट करते हैं, और इसी वजह से हमारी मेन क्रॉप प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी अफेक्ट होती है, कम हो जाती है। तो इसलिए ये फालतू के प्लांट जो आसपास उग जाते हैं, इनको हटाने होते हैं, ताकि हमारे मेन क्रॉप प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। इनको हटाने का तरीका क्या है, देखो, अगर आप छोटे एरिया में एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आप हाथ से उखाड़ के फेंक दो मैनुअली, बट जहाँ बड़े बड़े हेक्टेयर्स में लार्ज एरिया में होते हैं वहाँ मैनुअली पॉसिबल नहीं है। तो फिर ऐसे में वहाँ पर कुछ केमिकल्स छिड़के जाते हैं, ये केमिकल्स हर्बिसाइड वीडिसाइड होते हैं, और इन केमिकल को यूज़ करने से ये अनवांटेड प्लांट मर जाते हैं और हमारी क्रॉप जो है बचती है। ये एक नॉर्मल सा तरीका है एग्रीकल्चर का। लेकिन आप देखिए, जब इन हर्बिसाइड को हम यूज़ करते हैं तो हर्बिसाइड से वीड और हर्ब तो मर जाएंगे, लेकिन हमारी मेन क्रॉप जो है उस पर भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट तो आता ही है, क्योंकि है तो वो भी प्लांट ही है, क्रॉप भी तो प्लांट ही है, ठीक है। तो देखो, दो रास्ते हैं, या तो हम हर्बिसाइड यूज़ करना बंद कर दें, और या फिर हम अपनी क्रॉप प्लांट को उस हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट बना दें। अब देखो, हर्बिसाइड यूज़ करना बंद करना तो अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि और कोई अल्टरनेट है नहीं, हर्ब वीड कैसे हटाएंगे। और उसका दूसरा तरीका ये कि हम अपनी क्रॉप को रेजिस्टेंट बना दें, तो कम से कम जब आप हर्बिसाइड स्प्रे करें तो क्रॉप डैमेज ना हो, उस पर हार्मफुल इफेक्ट ना आए। इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, मॉड्यूल में भी दिया है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप्स इज, कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का, ठीक है। क्या हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि इससे हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने से हमें हर्बिसाइड यूज नहीं करना पड़ेगा? गलत। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना रहे हैं ताकि हम हर्बिसाइड यूज भी करें तो हमारा क्रॉप डैमेज नहीं हो, और हम हर्बिसाइड यूज करके हर्ब हटा दें, हमें मैनुअली वीड नहीं हटानी पड़े।
ये एम है, ध्यान रखना क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है। और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट जो बनाया गया, यही हमारा पहला ट्रांसजेनिक प्लांट भी था। फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल मैंने आपको बताया था माउस था, सुपर माउस, ग्रोथ हार्मोन जीन डाल के लार्ज साइज का माउस बनाया था। और प्लांट में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक टोबैको, टोबैको का एग्जांपल है हमारे पास, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक टोबैको, एंड इट इज द फर्स्ट डेवलप्ड ट्रांसजेनिक प्लांट। सबसे पहले टोबैको में ये जीन ट्रांसफर किया गया था, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक टोबैको, ठीक है। एंड इट वाज रेजिस्टेंट टू, देखिए ये दो हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट था, ग्लाइकोफोसेट एंड सल्फोनाइल यूरिया। ग्लाइकोफोसेट एंड सल्फोनाइल यूरिया ये दो हर्बिसाइड हैं, और ये टोबैको जिसमें हमने जीन ट्रांसफर किया, ये इन दोनों हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट था, ठीक है। इनफैक्ट ग्लाइकोफोसेट रेजिस्टेंस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो ये एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट नाम एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन में कुछ एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये नीट में और एआईपीएमटी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए जो मैं लिमिटेड एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो आप ध्यान रखते रहिएगा, ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों हर्बिसाइड के लिए रेजिस्टेंट है। अब इसको कैसे बनाया गया रेजिस्टेंट, तो इसका एक तरीका देखिए कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट कहाँ से, ये आइडिया आया कहाँ से। जब हम ये हर्बिसाइड यूज करते थे हर्ब मारने के लिए, वीड हटाने के लिए, तो अक्सर हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में या खेतों में एक वीड होती है अरेबिडोप्सिस। अरेबिडोप्सिस एक वीड प्लांट है, कहीं भी ग्रो हो जाता है, और अरेबिडोप्सिस इतना रेजिस्टेंट प्लांट है नेचुरली कि जब आप उस पर कोई वीडीसाइड छिड़कते भी हैं तो वो इजीली मरता नहीं है, और वो धीरे धीरे हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो गया। अब वो तो वीड है, लेकिन हमारा ध्यान गया कि ये प्लांट, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जिससे कि ये हर्बिसाइड से नहीं मरता, ठीक है। तो जब उसको वर्कआउट किया तो उसमें हमें एक जीन मिला, ALS जीन। ये जीन एक एंजाइम बनाता है जो हर्बिसाइड को खत्म कर देता है, और इसीलिए जब आप इस पर हर्बिसाइड छिड़कते हो तो इसकी डेथ नहीं होती। हमें अपने क्रॉप प्लांट को हर्बिसाइड रेजिस्टेंट करना है, तो इस अरेबिडोप्सिस में से ALS जीन निकाला और हमने क्रॉप में डाल दिया टोबैको में। तो जिससे क्या हुआ, अब हर्बिसाइड छिड़क रहे हो तो क्रॉप प्लांट में भी हमें हर्बिसाइड का हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखता, ठीक है। इसमें ये किया गया, ALS जीन, ALS जीन जो होता है ये एक एंजाइम बनाता है एसिटोलैक्टेट सिंथेटेज। ALS जीन ऑफ अरेबिडोप्सिस वाज ट्रांसफर, अरेबिडोप्सिस का ALS जीन ट्रांसफर किया गया, और इस जीन की वजह से ये एंजाइम अब क्रॉप में भी बनने लगा, और जब हम हर्बिसाइड यूज करते हैं तो हमारी क्रॉप पर हार्मफुल इफेक्ट हर्बिसाइड के केमिकल के नहीं आते। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटीज बनाई गई, और ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट था, इसलिए ये बार बार पूछा भी जाता है। बाकी गोल्डन राइस और ये दोनों जो है काफ़ी एग्जाम्पल हैं, काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इन दो एप्लीकेशन के बाद आगे चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन पर। थर्ड एप्लीकेशन एक और बिल्कुल अलग तरह का, टू डेवलप टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट टॉलरेंस। अब ये देखिए एक नया एप्लीकेशन है, थोड़ा इसको भी समझ लें। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग या नेचुरल, ठीक है। नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर है, और जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं वो बायोटिक है। वो आप इकोलॉजी में भी पढ़ोगे, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर। एग्रीकल्चर में कई ऐसी एबायोटिक स्ट्रेसेस है। एबायोटिक मतलब नेचुरल नॉन लिविंग, एंड स्ट्रेस का मतलब है हार्मफुल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। हमारी एग्रीकल्चर नेचर के कई सारे हार्मफुल अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से काफ़ी लॉस होता है और काफ़ी नुकसान में आती है, ठीक है। ये एबायोटिक स्ट्रेस कौन से हैं, ये टेंशन कौन सी है, ये कौन सी हार्मफुल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में काफ़ी नुकसान होता है। और हम चाह रहे हैं कि हम जीन ट्रांसफ़र करके ऐसी क्रॉप बनाएं जो इन सारे स्ट्रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो। जैसे ये स्ट्रेस कैसी हो सकती है, ड्राउट, सूखा पड़ जाता, बारिश ही नहीं आई, ठीक है, या फ्लड, एक्सेसिव रेनफॉल, ठीक है, सैलिनिटी, सॉइल के अंदर सॉल्ट बढ़ गए, और भी हैं फ्रॉस्ट वगैरह। आप देखो ये वो कंडीशंस है नेचर की जिससे एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं हमेशा अफेक्ट होता है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो कहीं सूखे पड़ने से फसलें बर्बाद हो गई, तो कहीं बाढ़ आ गई तो फसल सारी ख़राब हो गई, कहीं पर सैलिनिटी बढ़ गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। ऐसे नेचर की ये वो कंडीशंस है जो कहीं ना कहीं हर बार होगी, इन्हें रोका नहीं जा सकता। और इनका इम्पैक्ट क्या है कि एग्रीकल्चर के जो हमारे क्रॉप प्लांट हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। कहीं भी ऐसी कंडीशन हुई जहाँ कहीं बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, आप देखो उस एरिया की फसलें ख़त्म हो जाती, ठीक है, क्रॉप सबसे पहले ख़त्म होती है। अब हम चाहते हैं कि हमारी ये क्रॉप भी इन कंडीशन में भी मेंटेन रहे, ऐसे डैमेज ना हो। तो इन अनफेवरेबल कंडीशंस जिनको हम कहते हैं एबायोटिक स्ट्रेस,
इन अनफेवरेबल कंडीशन के अगेंस्ट हमें टॉलरेंट प्लांट चाहिए। अब हम ये कैसे लाए और ये हमारे दिमाग में आया कैसे? देखिए, जहां भी अनफेवरेबल कंडीशन कहीं आती है, आप जरा गौर कीजिए। जैसे मान लो कहीं पर बाढ़ आ गई, पानी भर गया पूरे एरिया में और कई दिन से भरा हुआ है। आप देखो वहाँ की क्रॉप, सारी खेतों में फसलें डैमेज हो जाती हैं, लेकिन क्या वहाँ की सारी वेजिटेशन खत्म हो जाती है? क्रॉप के अलावा भी तो बहुत सारे ऐसे ही उगने वाले बहुत सारे पौधे हैं, वाइल्ड प्लांट। और आप देखो क्रॉप भले डैमेज हो जाती है, लेकिन ये जो दूसरे रोड साइड इधर उधर जो प्लांट उग रहे हैं जंगलों में, उनको कुछ नहीं होता, वो पानी में खड़े रहते हैं कई दिन, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो वाइल्ड प्लांट ग्रो हो रहे हैं, आप देखो ये अपने आप ही इनसे रेजिस्टेंट है। हो सकता है एक साल बाढ़ आ गई, अगले साल सूखा पड़ गया, तो वो प्लांट बाढ़ में भी वहीं खड़ा है और सूखे में भी वहीं खड़ा है। मतलब वो नेचर के इस तरह के अनफेवरेबल कंडीशन को आराम से बियर कर लेते, झेल लेते हैं। और कहीं ना कहीं वो इन सारी कंडीशंस के आदी हैं, उनमें रेजिस्टेंस है जिससे वो डैमेज नहीं होते। हमारी क्रॉप में ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्रॉप सूख के खत्म हो जाती है, क्रॉप खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे वाइल्ड प्लांट हैं जिनके अंदर इन अनफेवरेबल कंडीशंस के अगेंस्ट निपटने की कुछ न कुछ चीजें हैं। तो हमने सोचा कि जरा इनका ढंग से स्टडी किया जाए और इनमें इस रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को निकाल के क्रॉप में डाल दें। कोई प्लांट अगर फ्लड में आराम से खड़ा है, तो वो जो मैकेनिज्म है जिस वजह से वो इतने पानी में भी खड़ा है, उससे रिलेटेड जीन हम क्रॉप में भी डाल दें, तो क्रॉप भी फ्लड रेजिस्टेंट हो जाए, ड्राउट रेजिस्टेंट बना लें, सैलिनिटी रेजिस्टेंट बना लें, ताकि इन अनफेवरेबल कंडीशन में हमारी क्रॉप डैमेज नहीं हो। 20 to 30% या जो भी वेरिएशन है, बहुत सारी जगह पर हर साल क्रॉप का लॉस इन कारणों से खूब होता है। देखिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका लॉस कम कर दें, ये हमारा वही रीजन है। तो हम यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस चाहते हैं। ठीक है, फ्लड रेजिस्टेंट, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने पर तो अभी भी काम चल रहा है। और हमारे पास एक सक्सेसफुल एग्जांपल है साल्ट टॉलरेंट ट्रांसजेनिक टोमेटो का, मतलब सैलिनिटी रेजिस्टेंट टोमेटो। ये एक ऐसी टोमेटो वैरायटी है जो हाई सैलाइन सॉइल में भी ग्रो हो जाता है, आराम से उग जाता है। ठीक है, इसको कैसे बनाया गया? देखिए, नेचर में कुछ प्लांट ऐसे हैं जो हाई सैलिनिटी में वैसे ही ग्रो होते हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हैं जो हाई सैलिनिटी में ग्रो होते हैं, मार्शी एरिया में, इस तरह से। ठीक है, तो अब इन हेलोफाइट्स में हमने जब इनको वर्कआउट किया तो पता चला इनके अंदर ऐसा मैकेनिज्म है कि इनमें क्या, जब हाई सैलिनिटी में जब ग्रो होता है प्लांट, तो रूट से एक्सेसिव सॉल्ट उसकी बॉडी में जाते हैं, और इसीलिए रूट की सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से रूट में विल्टिंग हो जाती है, सारा वाटर बाहर आ जाता है, और कुल मिलाकर के वाटर बाहर आने के साथ ही प्लांट खत्म हो जाता है, रूट में विल्टिंग, प्लांट में विल्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो हेलोफाइट्स होते हैं, इनमें एक मैकेनिज्म देखा गया कि ये जो एक्सेस सॉल्ट उनकी बॉडी में आ रहा है, ठीक है, ये उन सबको वापस इकट्ठा करके वापस बाहर फेंक देते हैं, एक तरह का रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं। ठीक है, इनमें ऐसा मैकेनिज्म है कि इनकी बॉडी में, इनके रूट में आने वाले एक्सेसिव सॉल्ट को वापस बाहर निकाल देते हैं और हाई सैलिनिटी में भी ग्रो हो जाते हैं। हमने उन्हीं हेलोफाइट्स में से कुछ जीन निकाल के इनमें ट्रांसफर किए। ठीक है, और इनको भी उसी तरह से बनाया गया। तो ये जो सॉल्ट टॉलरेंट ट्रांसजेनिक टोमेटो, इसमें क्या किया गया, इसमें एक जीन ट्रांसफर किया गया। अ जीन वाज ट्रांसफर्ड which increases number of sodium proton antipode pump in its membrane। सोडियम प्रोटॉन एंटीपोड पम्प Na+H+ एंटीपोड, ये हमारी मेम्ब्रेन में एंटीपोड सिम्पोर्ट होते हैं, जिससे कि ये चैनल है जिससे कि आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमने इसमें एक ऐसा जीन ट्रांसफर किया जिससे कि इस प्लांट की सेल की मेम्ब्रेन में सोडियम प्रोटॉन एंटीपोड पंप बढ़ गए, चैनल बढ़ गए, और इनकी हेल्प से ये जितना भी एक्सेसिव सॉल्ट अंदर आ रहे हैं, आयंस जो अंदर आ रहे हैं, इनको ये अपनी वैक्यूल में इकट्ठा करता है पहले, और फिर ये वापस बाहर रिलीज कर देता है। ठीक है, सो सोडियम प्रोटॉन पंप इंक्रीज इन इट्स मेम्ब्रेन बाय व्हिच इट एक्यूमुलेट्स ऑल एडिशनल आयंस इन इट्स वैक्यूल एंड लेटर ऑन रिलीज देम आउट। ठीक है, हमने जीन ट्रांसफर करके इसके मेम्ब्रेन में हमने एंटीपोड पंप बढ़ाए। इन एंटीपोड पंप से जितना सैलिनिटी की वजह से जितने एडिशनल आयंस बॉडी में आ रहे हैं, उनको सबको ये वैक्यूल में इकट्ठा करके वापस बाहर रिलीज कर देता है, और इस तरह से ये प्लांट हाई सैलिनिटी में भी ग्रो हो जाता है। ये मैकेनिज्म कुछ हेलोफाइट्स में मिलता है, और उन्हीं हेलोफाइट्स के जीन ट्रांसफर करके हमने टोमेटो को भी सैलिनिटी रेजिस्टेंट बनाया। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल
that we can develop these kind of resistant varieties जो नेचर की अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को मेंटेन कर सकें, और जल्दी हमें इस तरह के ड्राउट और फ्लड रेजिस्टेंट प्लांट भी मिल सकते हैं जो बहुत फ्लड होने के बाद भी क्रॉप खराब नहीं होगी, वो वैसे खड़ी रहेगी। तो ये सब जीन ट्रांसफर से ही पॉसिबल है और ये कोशिश की जा रही है। सो दिस इज अनदर गुड एग्जांपल कि एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, अनदर वेरी यूजफुल एग्जांपल एंड वेरी यूजफुल एप्लीकेशन टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम करना। ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर में मैंने कहा ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के दो तरीके हैं कि या तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी यील्ड बढ़ाने के दो तरीके हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ और या फिर लॉस कम करो। तो जैसे हमने कहा भी नेचुरली जो हमारे ये ड्राउट फ्लड होते हैं उनके लॉस से भी हम रेजिस्टेंट प्लांट बना रहे हैं। तो एक लॉस का रीज़न है ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। ये भी काफ़ी बड़ा लॉस है एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से हमारी टोटल यील्ड कम हो जाती है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब क्या है, देखो कि हमने क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो कर ली, पूरी हमारी क्रॉप बढ़िया तैयार हो गई, सब कुछ हो गया, हमने हार्वेस्टिंग भी कर ली। हार्वेस्टिंग के बाद होने वाले लॉस, कई बार तो क्रॉप तो बढ़िया ग्रो हो गई, हार्वेस्ट भी हो गई, अब आप हार्वेस्ट करके कहीं तो रखोगे, कहीं तो स्टोर करोगे और वहाँ खराब हो जाती है, और इसलिए फाइनल यील्ड हमें कम मिल पाती है। तो हम कुछ जीन ट्रांसफर से ऐसा करें कि हम हार्वेस्टिंग के बाद होने वाले लॉस को खत्म करें या कम करें, जिससे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। और देखिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉस सबसे ज़्यादा उन क्रॉप में होता है जिनके आप फ्रूट काम में लेते हैं। देखिए प्लांट के या तो आप सीड खाओगे, फ्रूट खाओगे, और भी हैं कुछ चीज़ें, लेकिन फ्रूट वाले केस में सबसे ज़्यादा लॉस होता है। देखो सीड जो होता है वो वैसे ड्राई स्ट्रक्चर बनता है और सीड आराम से कई समय तक रखा जा सकता है, उसको स्टोर कर सकते हो, वो ख़राब नहीं होता। ठीक है, लेकिन कई प्लांट है जो फ्रूट प्लांट है जिनके हम फ्रूट्स खाते हैं, और फ्रूट के साथ प्रॉब्लम क्या है, फ्रूट जब बनता है तब अनराइप होता है, कच्चा होता है, फिर आइडियली तो प्लांट पर ही फिर वो पकता है, धीरे धीरे उसकी राइपनिंग होती है। राइपनिंग होने के बाद फ्रूट अपने आप प्लांट से गिर जाता है, और राइपनिंग के बाद फ्रूट ज़्यादा समय रहता नहीं, वो ख़राब भी हो जाता है। देखिए फ्रूट का बनाना, उसकी राइपनिंग करना प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी है। प्लांट देखिए फ्रूट को अपनी इच्छा से नहीं बनाता, फ्रूट बनाने में प्लांट की खूब एनर्जी और खूब रिसोर्सेज लगते हैं, फिर भी प्लांट को फ्रूट बनाना पड़ता है। और उसका रीज़न है कि प्लांट मूव नहीं कर सकते। प्लांट का एक ही मेन एम है जिसकी वजह से वो फ्रूट बनाता है, और वो है सीड डिस्पर्सल। प्लांट खुद मूव नहीं कर सकता, नहीं तो वो प्लांट अगर चलते होते तो कोई प्लांट फ्रूट नहीं बनाता आपके लिए। इतने जो टेस्टी और मीठे फ्रूट बनते हैं कोई नहीं बनाता, इतनी मेहनत क्यों करते, वो खुद ही चल उनको वो चल नहीं पाते हैं, तो वो अपनी सीड को नई नई जगह कैसे पहुँचाएँ। अगर वो मूव कर रहे होते तो खुद ही जाके डाल जाते। अब ये क्योंकि मूव नहीं कर पाते तो अपने सीड को वो नए प्लेसेस पर डिस्पर्स कराने के लिए एनिमल की हेल्प लेते हैं। अब एनिमल बिना कुछ खाए पिए काम करते नहीं हैं, बहुत सेल्फिश हैं। तो प्लांट उन एनिमल को अट्रैक्ट करता है अट्रैक्टिव ईडेबल फ्रूट बनाकर, तो वह एनिमल उस फ्रूट को खाने के चक्कर में आएंगे, फ्रूट तो खाएंगे और सीड जो वो नई जगह फेंक देते हैं। अब ह्यूमन तो एक ऐसा एनिमल है जो सीड भी नहीं छोड़ता, वो सीड भी खा जाता है, वो अलग बात है। अदरवाइज फ्रूट बनाने का मेन पर्पस यही है। ठीक है, फ्रूट का अपना एक तरीका है, फ्रूट पहले कच्चा होता है फिर पकता है। अब देखिए जब अनराइप फ्रूट से राइपनिंग होती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपने नोट किया हो। अनराइप फ्रूट हार्ड होता है, जबकि राइपनिंग बाद फ्रूट फ्लैशी और पल्पी हो जाता है। अनराइप फ्रूट यूजुअली ग्रीन कलर का होता है, राइपनिंग के बाद उसका कलर चेंज होकर के रेड, येलो, ऑरेंज कुछ भी हो सकता है। अनराइप फ्रूट में टेस्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन राइपन फ्रूट काफ़ी टेस्टी और मीठा होता है। ठीक है, और भी उसके अंदर कलर, फ्लेवर, टेस्ट सबका चेंज आता है। तो ये चेंजेस इसलिए आते हैं ताकि फ्रूट ईडेबल हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए, और फ्रूट खाने के साथ साथ सीड डिस्पर्सल हो जाता है। अब देखिए जिनका हम फ्रूट प्लांट, जैसे टोमेटो की बात कर लें, टोमेटो है, बहुत सारे फ्रूट हैं। अब फ्रूट के साथ फार्मर को दिक्कत क्या है, फ्रूट जैसे अनराइप हुए, मान लीजिए आजकल तो क्या अनराइप फ्रूट ही तोड़ लिए जाते हैं, और राइपनिंग जो है हम आर्टिफिशियल भी कर लेते हैं इथाइलिन वगैरह से। लेकिन राइपनिंग के बाद फार्मर के पास में लिमिटेड डेज होते हैं कि उसी दौरान उनको वो बेच दे, यूज़ कर ले कहीं भी, अदरवाइज वो पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं फ्रूट। और फ्रूट्स में तो हर साल बहुत सारे फ्रूट बिना यूज़ किए ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि फ्रूट की राइपनिंग के बाद हमारे पास ज़्यादा लाइफ नहीं रहती, क्योंकि वो जैसे ही सॉफ्ट हो जाता है ना, और सॉफ्ट होने के बाद वो जल्दी ख़राब होता है।
अब ऐसा क्या किया जाए कि इसकी राइपनिंग, अगर हम किसी तरह से इनकी राइपनिंग डिले कर दें तो ये फ्रूट्स को कई दिनों तक रखा जा सकता है। टमाटर जैसे एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, साल भर काम आने वाला फ्रूट है, लेकिन टोमेटो के साथ दिक्कत ये है कि फार्मर बेचारे अगर उसको कहीं कहीं बेचने भी लेके आते हैं तो अगर उनको सही रेट नहीं मिलता तो आप देखें कई बार टोमेटो वो यूँ ही फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि वो नी भी फेंकेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। फ्रूट्स में बहुत लॉसेज हैं इस तरह के। तो हमारा एक दिमाग यहाँ पर गया कि क्यों ना हम इनकी राइपनिंग को डिले कर दें। अगर राइपनिंग डिले होगी तो उसका स्टोरेज लाइफ बढ़ जाएगा, क्योंकि जल्दी राइपनिंग, जिन फ्रूट में जल्दी राइपनिंग होती है, फ्रूट में भी अलग अलग, कुछ में जल्दी होती है, कुछ में थोड़ी देर से होती है। इसीलिए देखो आज तक भी फ्रूट आपको सीजनल मिलेंगे। आम का सीज़न आएगा तब कुछ महीने तक आम मिलेंगे, फिर गायब हो जाएंगे साल भर के। ऐसे हर फ्रूट का अपना सीज़न, ठीक है, क्योंकि वो उसी टाइम मिलते हैं राइपनिंग और वो उसी टाइम ख़त्म हो जाते हैं। आप देखो जिन फ्रूट में राइपनिंग जल्दी होती है उनको आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इधर से उधर भेज नहीं सकते, वहीं आसपास ही आपको बेचना पड़ेगा। अब हमारे पास थोड़े बहुत कोल्ड स्टोरेज वगैरह है जिससे हम कुछ टाइम तक इनको रख सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है और खूब लॉस होता है, और इसीलिए बहुत लंबी डिस्टेंस तक तो आप उनको भेज भी नहीं सकते, रास्ते में ख़राब हो जाएंगे। तो फ्रूट्स के साथ ऐसी कई दिक्कतें हैं और लॉसेस खूब होते हैं। इन चीज़ को कम करने का एक तरीका है कि राइपनिंग डिले कर दो, ठीक है, और राइपनिंग डिले करके ऐसा किया जा सकता है। और हमने एक टोमेटो की वैरायटी यहाँ पर डेवलप की है, फ्लेवर सेवर टोमेटो, वेरी फेमस एग्जाम्पल। ये भी एग्जाम में गोल्डन राइस की तरह खूब आता है, ठीक है। और इसमें क्या है देखो, इसके अंदर राइपनिंग डिले हुई है, इट हैव लॉन्ग शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का मतलब स्टोरेज ड्यू टू डिलेड राइपनिंग। इसमें राइपनिंग डिले करके इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएगी। टोमेटो कुछ दिनों में खराब हो जाते हैं, हम भी लिमिटेड ही घर में लेके आते हैं, लेकिन ये वो टोमेटो हैं जो लंबे टाइम तक चलते हैं। एक्चुअली क्या है, राइपनिंग डिले कैसे हो, थोड़ा मैकेनिज्म समझिएगा इसका। इसके पीछे बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी भी यूज़ की गई, राइपनिंग डिले की गई। और राइपनिंग डिले कैसे हुई, आप देखिए राइपनिंग में हार्ड फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है। हार्ड से सॉफ्ट होने का जो उसका तरीका है, उसमें एक सबसे बड़ा रोल है कि ये जो सेल होती है प्लांट की, हार्ड कब तक है, जब तक इनके बीच में मिडिल लेमिला है और सारी सेल वॉल कॉम्पैक्ट एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और अगर प्लांट की मिडिल लेमिला को डिसॉल्व कर दो तो सारी सेल फ्री हो जाती है, फिर वो फ्रूट पल्पी फ्लैशी हो जाता है। तो जब फ्रूट राइपनिंग होती है तो राइपनिंग के दौरान कुछ एंजाइम बनते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, जो फटाफट सारी मिडिल लेमिला डिसॉल्व कर देते हैं, जिससे हार्ड फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है। उसमें दो एंजाइम मेन है, सबसे पहला मेन एंजाइम है पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज और दूसरा है पेक्टिनेज। इनको राइपनिंग एंजाइम भी बोला जाता है। और राइपनिंग के टाइम इनका जो जीन है वो एक्सेसिव एमआरएनए बनाता है, एक्सेसिव एक्सप्रेशन करता है, जिससे खूब सारा एंजाइम बनता है और फिर ये राइपनिंग जल्दी हो जाती है। अब हमें समझ में आया कि किसी तरह से अगर इन जीन के एक्सप्रेशन को स्लो कर दो, इनके एमआरएनए कम बनाओ, तो ये एंजाइम कम बनेगा। एंजाइम कम बनेगा तो राइपनिंग में टाइम लगेगा, तो राइपनिंग के दिन बढ़ जाएंगे। तो राइपनिंग एंजाइम के जीन के एक्सप्रेशन को डिले करके ये काम किया गया, और इसके लिए एक टेक्नोलॉजी यूज की गई जिसको कहते हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, इन दिस एक्सप्रेशन ऑफ जीन ऑफ राइपनिंग एंजाइम, ये ना पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज, इज स्लो डाउन बाय एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो स्लो डाउन किया गया एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी बहुत डिटेल में हमारे कोर्स में नहीं है, बट इससे मिलती जुलती एक टेक्निक आरएनए इंटरफेरेंस हमारे आगे कोर्स में है, अभी इसी चैप्टर में, ठीक है। थोड़ा आइडिया इसका समझ में आना चाहिए कि हमने ये कैसे किया। आप देखो, अभी तक हम जो जीन ट्रांसफर करते थे तो हमारा एम होता था कि एक जीन निकाला दूसरे में डाला और उस जीन से हम प्रोटीन बनवाते थे, प्रोडक्ट बनाते थे। ये एक ऐसा काम है जिसमें आप जीन ट्रांसफर तो करोगे लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, बल्कि ये जीन भेजा जाएगा ताकि अंदर वो एक और जीन को जाकर सप्रेस कर दे। ये एक नेगेटिव अप्रोच है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, और इससे हमने राइपनिंग एंजाइम के जीन के एक्सप्रेशन को स्लो किया। इसका थोड़ा सा मैं आपको आउटलाइन तरीका समझाऊं, उसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन वाला एक प्रोसेस समझ में आना चाहिए। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का देखिए मैंने आउटलाइन बनाया, आप इसको समझिएगा कैसे। अपन सबसे पहले इधर देखें, ये मैंने लिखा पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम नेचुरल जीन। ये पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम का नेचुरल जीन है, ये मैंने डीएनए का सेगमेंट बना रखा है, ठीक है। इधर ये 3 5 5 3 एंड है, और ये पी लिख रखा है। ये पी एक्चुअली क्या है, इसका प्रमोटर है। हर जीन के आगे प्रमोटर होता है, तो ये भी एक प्रमोटर है इसका। यहाँ एंजाइम बाइंड होगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन जानते हो। और ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्ट्रैंड में से कौन से स्ट्रैंड का होगा,
ट्रांसक्रिप्शन उस स्ट्रैंड का होगा जिसका डायरेक्शन क्या होता है 3 to 5, क्योंकि एमआरएनए किस डायरेक्शन बनेगा 5 to 3। ठीक है, अब देखो ये प्रोमोटर 3 to 5 का ये स्ट्रैंड और ये 5 to 3 का स्ट्रैंड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनता है उसको एंटीसेंस कहते हैं। तो ये 3 to 5 पे मैंने यहाँ लिख रखा है ये एंटीसेंस स्ट्रैंड, और ये 5 to 3 वाला क्या हो गया सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, अब इस 3 to 5 से ये एमआरएनए बना, 5 to 3 ये एमआरएनए बन गया। समझ में नॉर्मल बात हो रही है। ठीक है, एंटीसेंस स्ट्रैंड से बना एमआरएनए। अच्छा, इस एमआरएनए की सीक्वेंस कौन से स्ट्रैंड से मैच करेगी? ठीक है, एमआरएनए की स्ट्रैंड किससे मैच करेगी? सेंस से। ये जो 5 to 3 वाला इससे आरएनए नहीं बनता, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, एमआरएनए की सीक्वेंस सेंस स्ट्रैंड से मैच करती है, केवल थायमिन यूरेसिल का डिफरेंस रहता है। ठीक है, एंटीसेंस से तो कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, लेकिन सेंस स्ट्रैंड से ये सेम होता है। ये मैंने लिखा भी है, इट्स सीक्वेंस रिजेंबल्स विद द सेंस स्ट्रैंड ऑफ ओरिजिनल जीन। जो हमारे ओरिजिनल जीन है इसके सेंस स्ट्रैंड से एमआरएनए की सीक्वेंस मैच करती है। एक बात ध्यान रखना, जितने भी हमारे नेचुरल जीन होते हैं सारे, उन सब को हम सेंस जीन भी बोलते हैं। All the genes are also called sense gene because their mRNA sequence resembles with the sense strand of the gene। तो हर जीन सेंस जीन भी कहलाता है एमआरएनए के बेस पर, क्योंकि एमआरएनए की सीक्वेंस किससे मैच कर रही है? सेंस स्ट्रैंड से, तो इसको सेंस जीन भी कहते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि हमें एक ऐसा एमआरएनए मिले जो एंटीसेंस से मैच करे? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंटीसेंस से तो कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। ठीक है, और वो इसीलिए सेंस स्ट्रैंड से 5 to 3 वाले से मैच करता है। लेकिन एक देखिए, अगर आर्टिफिशियली ऐसा करें, समझिएगा ध्यान से, ये तो नेचुरल बात है अभी तक तो मैंने। ठीक है, ये एमआरएनए जो बन रहा है, ये एमआरएनए जाकर के पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम बनाते हैं और राइपनिंग हो जाती है। अब अगर मैं इस जीन में एक काम करूं, ये प्रमोटर यहां से उठा करके मैं इधर लगा दूं। ठीक है, हमने प्रमोटर आर्टिफिशियली यहां से यहां लगा दिया। अब अगर मैं यहां प्रमोटर लगा दूं इधर, तो इधर से ट्रांसक्रिप्शन होगा और प्रमोटर से तो डिसाइड होगा कि 3 to 5 जो होगा उससे आरएनए बनाना पड़ेगा। तो अगर इधर प्रमोटर होगा और अपन यूं चलेंगे तो अब आरएनए किससे बनेगा? इधर प्रमोटर लगा दिया तो अब आरएनए यूं, ये 3 to 5 अब नीचे वाला हो गया। तो जो ये सेंस स्ट्रैंड था अब इसका आरएनए बनेगा, और सेंस का जब आरएनए बनेगा तो वो किससे मैच करेगा? एंटीसेंस से। अगर आप किसी जीन का प्रमोटर रिवर्स कर दें या प्रमोटर के पोजीशन में जीन को पलट दें, तो अब जो आर्टिफिशियल जीन बना उसका एमआरएनए आपके इस ओरिजिनल जीन के एंटीसेंस से मैच करेगा। और यही एक खास बात है जो इस एंटीसेंस टेक्नोलॉजी में होती है। हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली एक जीन बनाते, देखो आर्टिफिशियली डेवलप्ड एंटीसेंस जीन। ठीक है, और ये प्रमोटर उठा के इधर कर दिया है। देख लो, मैंने इसलिए कलर चेंज किया, ये 3-5 येलो में लिखा है, ये 5-3 व्हाइट। अब मैंने क्या किया, प्रमोटर की पोजीशन इसको यूं पलट दिया, या चाहो तो प्रमोटर उधर रख दो। देखो अब ये प्रमोटर इधर आ गया, ये व्हाइट वालों की तरफ, और ये वाला एंड उधर चला गया, जीन को रिवर्स कर दिया। ठीक है, जैसे रिवर्स किया, अब ये जो आरएनए बनाएगा इसकी सीक्वेंस किससे रिजेंबल करेगी? एंटीसेंस स्ट्रैंड से। ओरिजिनल जीन की सीक्वेंस सेंस से मैच करती है, ये तो जानते हो ना सभी, ये तो पहले से पढ़ा रखा है ट्रांसक्रिप्शन। प्रमोटर को इधर करते ही अब जो आरएनए बनेगा वो सेंस स्ट्रैंड से बनने लग जाएगा, तो उसकी सीक्वेंस एंटीसेंस से मैच करेगी। क्योंकि आपका ओरिजिनल जीन की सीक्वेंस सेंस से मैच करती है तो इसको सेंस जीन बोलते हैं। अब ये जो आर्टिफिशियल जीन है इसकी सीक्वेंस तो एंटीसेंस से मैच कर रही है, किसके? ये वाले एंटीसेंस से, इससे ये मैच करेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये एंटीसेंस से मैच कर रहा है इसीलिए हम इस जीन को क्या बोलते हैं? एंटीसेंस जीन। तो ये हमें आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है, करना कुछ भी नहीं है। पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज का जीन लो और प्रमोटर को उल्टा कर दो, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करना पड़ता है। प्रमोटर रिवर्स करते ये बन गया एंटीसेंस जीन, क्योंकि अब इस जीन का एमआरएनए हमारे इस ओरिजिनल जीन के एंटीसेंस से मैच करेगा। ठीक है, और ओरिजिनल जीन का जो एमआरएनए वो उसके सेंस स्ट्रैंड से मैच करता है। तो ये तो सेंस से मैच कर रहा है और ये एंटीसेंस से रिजेंबल कर रहा है। तो ये जो दोनों आरएनए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हुए कि नहीं हुए? एक सेंस से रिजेंबल कर रहा है, एक एंटीसेंस। तो हम अपना ये आर्टिफिशियल जीन जो ये हमने बनाया एंटीसेंस, इससे प्रमोटर को रिवर्स करके, ये हमारा डिजायर्ड जीन होता है और इसको हम प्लांट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये तो प्लांट के अंदर ही है, नेचुरल जीन है, इसको कुछ नहीं किया हमने। ये जीन हमने बनाया और इसको प्लांट में डाल दिया, टोमेटो में। अब ये जीन अंदर जाके अपना एमआरएनए बनाएगा, ये डिजायर्ड जीन हमारा। और ये वाला जीन तो प्लांट में ही है, ये अपना बना ही रहा है।
अब नॉर्मली ये जो mRNA बना रहा है, ये mRNA पॉलीगैलेक्टोरेनेज एंजाइम बनाता है और उससे एंजाइम होता बनता, राइपनिंग हो जाती। अब हमने ये जीन डाल दिया तो ये भी mRNA बना रहा है। अब इसका mRNA और इसका mRNA ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो न्यूक्लियस के अंदर ही ये mRNA इसके साथ पेयरिंग कर जाता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड दे गेट पेयर्ड। तो इस तरह से एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये mRNA अदरवाइज तो न्यूक्लियस से बाहर जाकर के एंजाइम बना रहा था, अब जैसे हमने ये जीन ट्रांसफर कर दिया तो इस जीन का mRNA खुद कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा, ये mRNA इसके mRNA को पकड़ के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएंगे दोनों। और ये ध्यान रखना, यूकैरियोट्स में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सस्टेन नहीं करते। हमारे न्यूक्लियस में कुछ ऐसे प्रोटीन और एंजाइम हैं जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के टुकड़े कर देते हैं, तो ये बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है, और ये जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाता है न्यूक्लियस में। तो ये खत्म हो गया। हमने जो जीन भेजा उसका mRNA और इस mRNA ने पॉलीगैलेक्टोरेनेज के नेचुरल जीन के mRNA को दोनों ही साथ में खत्म हो गया, खुद भी खत्म हो गया और इसको भी खत्म कर दिया। तो हुआ ये कि जब राइपनिंग होती है उस समय ये जीन बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन करता है, खूब mRNA बनाता है और इसीलिए एंजाइम भी खूब बनता है। अब ये तो जितने mRNA बना रहा है, इधर ये जीन भी mRNA बनाएगा और इसका mRNA इस जीन के मैक्सिमम mRNA को तो यही डिस्ट्रॉय करवा देगा। फिर भी कुछ mRNA बच के न्यूक्लियस से बाहर आ जाएंगे इसके, तो थोड़ा बहुत पॉलीगैलेक्टोरेनेज एंजाइम बनेगा, जितना बनता है उतना नहीं बनेगा क्योंकि mRNA अंदर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। थोड़ा बहुत बनेगा तो राइपनिंग चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। तो जो फ्रूट जितने दिन में राइपनिंग होता था उससे उसको कई दिन लग जाएंगे। तो इस तरह से राइपनिंग डिले हो गई, और राइपनिंग डिले हुई तो फ्रूट की भी लाइफ बढ़ गई। समझ में आई बात? तो राइपनिंग एंजाइम जो है पॉलीगैलेक्टोरेनेज का, उसके एक्सप्रेशन को हमने स्लो किया है। स्लो कैसे किया? देखो, इनिबिट नहीं किया, पूरा जीन एक्सप्रेस बंद नहीं हो गया, चल तो रहा है। और कैसे इनिबिट किया है, कैसे एक्सप्रेस स्लो किया? तो हमने उसका एक एंटीसेंस जीन आर्टिफिशियली बनाया जिसमें हमने उसका केवल प्रमोटर रिवर्स कर दिया, प्रमोटर की पोजीशन चेंज कर दी और एज ए डिजायर्ड जीन उसको प्लांट में भेज दिया। अब ये प्रमोटर की पोजीशन चेंज होने से डिजायर्ड जीन का जो mRNA है ये आपके ओरिजिनल जीन के mRNA के एंटीसेंस स्ट्रैंड से रिजेंबल करेगा, जबकि ओरिजिनल जीन का mRNA सेंस स्ट्रैंड से रिजेंबल करता है। और ये दोनों mRNA एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे से पेयरिंग कर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। और हमारे डिजायर्ड जीन और उसका mRNA पॉलीगैलेक्टोरेनेज जीन के मैक्सिमम mRNA को न्यूक्लियस में डिस्ट्रॉय करता रहेगा, और थोड़े बहुत mRNA ही ये बाहर जा पाते हैं, और इस वजह से एंजाइम बहुत कम बनता है, राइपनिंग डिले हो जाती है, उसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे होगा। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ जो एक मेन बात आपको समझने वाली है, हमने यहाँ एक एंटीसेंस जीन बनाया, और हमारे हर जीन जो हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, हम में सब में, हमारे सारे नेचुरल जीन हमेशा क्या कहे जाते हैं? सेंस जीन। ये टेक्निकल नेम है इनके। सेंस जीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जीन का mRNA जीन के सेंस स्ट्रैंड से रिजेंबल करता है, इसलिए ये सेंस जीन है। ये जो आर्टिफिशियली हमने बनाया, इस जीन का mRNA जीन के एंटीसेंस से रिजेंबल करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एंटीसेंस जीन। और ये बना करके इस तरह से हम जीन के एक्सप्रेशन को स्लो कर सकते हैं। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया, इससे राइपनिंग एंजाइम स्लो किया गया, कम अमाउंट हो गया, तो राइपनिंग में टाइम लगा, तो इस टोमेटो की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है और ये कई दिनों तक खराब नहीं होता। अगर हम फ्रूट्स की लाइफ बढ़ा सकते हैं, उनको ज़्यादा दिनों तक रख सकते हैं, तो फ्रूट्स में जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है वो बचाया जा सकता है। तो देखिए, जीन ट्रांसफर टेक्निक से ये हमने एक नया और बिल्कुल यूनिक काम किया है, एंड दैट इज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का रिडक्शन, और इसके लिए हमने राइपनिंग डिले करने का काम किया है। ठीक है, तो ये जो हमने एप्लीकेशंस बताया, अब तक हमने कितने एप्लीकेशन पढ़ लिए? 4। सबसे पहले न्यूट्रिशनल क्वालिटी एनहांसमेंट, उसके बाद हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, तीसरा साल्ट टॉलरेंट एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट, और चौथा हमने पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम करने के लिए क्रॉप बनाई है। इन सब में हमने जीन ट्रांसफर का यूज़ किया है अलग अलग पर्पज से, और अलग अलग तरह की ये क्रॉप वेराइटीज़ बनाई गई। ठीक है, एग्रीकल्चर के और भी आगे के एप्लीकेशन हैं, आगे हम और उसमें कंटिन्यू करेंगे।